हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर की, जो कि आपका यूनिट है फिफ्थ, आपका एलिमिनेशन नीड्स। ठीक है, तो उसमें हम आज बात करेंगे ऑल्टरेशन इन यूरिनरी एलिमिनेशन। मतलब यूरिनरी एलिमिनेशन में क्या क्या ऑल्टरेशन आ रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन में अगर हम बात करें यूरिनरी एलिमिनेशन में ऑल्टरेशन की, तो सिर्फ दो ही टाइप है। पहला है आपका यूरिनरी रिटेंशन और दूसरा है यूरिनरी कॉन्टिनेंस। तो इनकॉन्टिनेंस में मेनली क्या होता है कि आपका फ्लो इंक्रीज हो जाता है इनवॉलेंट्री फॉर्म में। ठीक है, मतलब यूरिनरी फ्लो इनवॉलेंट्री कभी भी इंक्रीज हो जाएगा। और रिटेंशन में क्या होता है कि यूरिनरी जो आपका एलिमिनेशन है वो कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिटेंशन में मतलब वो रिटेन करेगा और इनकॉन्टिनेंस में आपका फ्लो इनवॉलेंट्री कंडीशन में बाहर रहेगा। ठीक है, मींस फ्लो रहेगा। ओके, अब बात करते हैं पहले वाले की, तो दैट इज यूरिनरी रिटेंशन की। तो उसकी हम डेफिनेशन देखें तो क्या है, इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर। मतलब क्या है कि रिटेंशन में क्या होता है कि जो हम ब्लैडर को एम्प्टी करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो हम एम्प्टी नहीं कर पा रहे हैं, इनेबल हो जा रहे हैं। उसका कई रीजन है, ठीक है, कई कॉज फैक्टर्स हैं, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर। इसमें क्या है, मतलब जो इंडिविजुअल है वो यूरिनेट तो कर पा रहा है, मतलब मे बी एबल टू यूरिनेट कर पा रहा है, मगर स्ट्रीम को स्टार्ट करने में या ब्लैडर को एम्प्टी करने में कंप्लीटली उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, मतलब स्ट्रीम वॉइड करते वक्त स्ट्रीम को स्टार्ट करने में अर्ज है, लेकिन जब यूरिनेट करने जा रहा है स्ट्रीम को स्टार्ट करते वक्त, या फिर आप कह सकते हो कि ब्लैडर को एम्प्टी करते वक्त उसको प्रॉब्लम आ रही है कि वो नहीं कर पा रहा है। ओके, बात करें आगे तो कॉजेस की इसके, तो कॉजेस में क्या है मेनली कि जैसे किसी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, कोई भी हिसाब का ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से यूरिन का फ्लो बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, इस वजह से वो यूरिनेट नहीं कर पा रहा है पर्सन, और यूरिन रिटेन हो रहा है आपकी ब्लैडर के अंदर, मतलब यूरिन का एक्यूमुलेशन हो रहा है आपके ब्लैडर में। ठीक है, कोई नर्व आपका प्रॉब्लम हो जो कि इंटरफेयर कर रहा हो सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड ब्लैडर। मतलब ब्लैडर जब फिल होता है तो वो सिग्नल भेजता है आपके ब्रेन को किसको खाली करना है, तो आपको अर्ज आती है कि आपको यूरिनेट करना है। लेकिन क्या होता है कि कोई अगर नर्व प्रॉब्लम है, कोई सिग्नल आपका प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, नर्व सिग्नल प्रॉब्लम्स है, और या फिर ब्लैडर और ब्रेन के बीच का कनेक्शन में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, इंटरफेरेंस कहीं आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यूरिनेशन का जो अर्ज है वो क्रिएट ही नहीं होगा, और जब अर्ज क्रिएट नहीं होगा तो आप यूरिनेट नहीं कर पाओगे और यूरिन आपका ब्लैडर में ही एक्यूमुलेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या कॉज हो सकता है, तो वीक ब्लैडर मसल। वीक ब्लैडर मसल का क्या लेना देना है, जैसे अगर आपके मसल्स जो है वीक हैं, ठीक है, और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, यूरिन का फ्लो ब्लैडर बाहर नहीं कर पा रहा है, तो यूरिन ऑफ कोर्स अंदर ही रिटेन करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन जैसे एग्जांपल यूटीआई। इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन किसी भी हिसाब का हो तो उसमें आपका क्या मेजरली होगा, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन। तो जब स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन होगा तो उससे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। मतलब क्या है कि जो आपका ब्लैडर है उसके जो पाथवे हैं, ठीक है, वहां अगर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा तो यूरिन जो है उसके अंदर वो बाहर फ्लो नहीं करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका यूरिन जो है रिटेन करेगा। ठीक है, ड्यू टू स्वेलिंग एंड इन्फेक्शन ब्लॉकेज क्रिएट होगा और ब्लॉकेज की वजह से आपका यूरिन रिटेन करेगा। नेक्स्ट इज सर्जरी। सर्जरी को हम क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी हिसाब की अगर सर्जरी हो रखी होती है तो वहां पे यूरिनेट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर्सन को डिफिकल्टी होती है, जिसकी वजह से रिटेंशन होता है। ओके, नेक्स्ट इज मेडिकेशंस। मेडिकेशन में लाइक आपके जैसे एंटीहिस्टामिन्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, इनमें क्या होता है कि जो यूरिन की अर्ज है वो आप कह सकते हो कि डिप्रेस हो जाती है, या मेडिकेशंस उसको सप्रेस कर देते हैं, तो उसकी वजह से अर्ज ज्यादा नहीं आती है। तो जब ज्यादा अर्ज नहीं बनती है तो यूरिन का फ्लो भी जो है वो कम हो जाता है और रिटेंशन ज्यादा हो जाता है यूरिन का। ठीक है, देन किसी भी आपके हिसाब देन आपका नेक्स्ट कॉजेस ब्लैडर स्टोन या फिर किडनी स्टोन्स। ठीक है, आपका क्या है, ब्लैडर स्टोन या फिर किडनी स्टोन्स।
अगर स्टोन्स प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स वो ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे और यूरिन रिटेन करेगा। नेक्स्ट इज सिस्टोसील या फिर रेक्टोसील। अब सिस्टोसील या रेक्टोसील क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करें तो सिस्टोसील की अगर हम बात करें तो इसमें जो वॉल होता है ब्लैडर और वेजाइना के बीच में, जब आप नॉर्मली फीमेल एनाटॉमी में पढ़ते होंगे, जो आपका ब्लैडर है आपका, ठीक है, और जो पीछे आपका वेजाइना एरिया है, इसके बीच की जो वॉल है ये, ठीक है, यहाँ पे जो वॉल क्रिएटेड है, ठीक है, अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, लाइक जैसे वीकन हो जा रही है या आप कह सकते हो कोई अबनॉर्मेलिटी फॉर्म हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लैडर है वो वेजाइना में ड्रूप कर जाता है। ड्रूप कर जाने का मतलब है ये आपका नॉर्मल वेजाइना है, ये आपका नॉर्मल ब्लैडर है। लेकिन आपका सिस्टोसील में क्या होगा, जो आपका ब्लैडर है, ये वेजाइना है, वो अंदर ऐसे ड्रूप कर जाएगा। ड्रूप कर जाएगा मतलब सप्रेस कर जाएगा। तो सप्रेस करने की वजह से जो यूरिन, पहले जब ब्लैडर इतना था तो यूरिन इजिली पास हो जा रहा था, लेकिन जब ड्रूप कर गया तो अब यूरिन यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। समझ में आया? इस वजह से क्या होता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वॉल बिटवीन ब्लैडर एंड वेजाइना अलाउज द ब्लैडर टू ड्रूप इन वेजाइना causing abnormal positioning of bladder resulting in retention of urine। रेक्टोसील भी सेम कंडीशन है, बस यहाँ पे जो वॉल है वो आपके रेक्टम और वेजाइना के बीच में होती है, और जो ब्लैडर है सॉरी आपके ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होती है, और आपका जो ब्लैडर है वो प्रेशराइज हो जाता है ड्यू टू रेक्टम। ठीक है, रेक्टम में मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन की वजह से हार्ड स्टूल है, प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, रेक्टम का साइज इंक्रीज होगा और जो ब्लैडर है उस पर प्रेशर पड़ेगा, या फिर कह सकते हो उसके जो पोजीशन है, ठीक है, जो उसकी पोजीशन है वो अब नॉर्मल तरीके से शेप हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन वहां पे रहेगा। ठीक है, मतलब रिटेन हो जाएगा। दैट इज आपका रेक्टोसील, जिसमें हमें यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो दैट इज कॉन्स्टिपेशन, जो हमने अभी रेक्टोसील में बात करी। हार्ड स्टूल क्या करता है, प्रेशर करता है यूरेथ्रा को, वैसे ही अदर कंडीशन में है। रेक्टोसील इज डिफरेंट, और आपके कॉन्स्टिपेशन में अलग अगर बात करें तो वो और कहाँ प्रेशराइज कर रहा है, आपकी यूरेथ्रा पर। तो यूरेथ्रा पर जब प्रेशराइज करेगा तो क्या होगा, जो आपकी यूरेथ्रा है वो आपका नॉर्मल पैसेज बना रही है, लेकिन जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये और नैरो हो जाएगी और पतली हो जाएगी, जिसकी वजह से यूरिन का फ्लो कम हो जाएगा और यूरिनरी रिटेंशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका, जैसे जो आपका यूरेथ्रा है, ठीक है, जो आपका यूरेथ्रा है उसमें क्या होगा, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी वॉल्स हैं उसमें नैरोइंग हो जाती है और जो यूरिनरी का फ्लो था वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन कॉज होता है। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या है, नैरोइंग और क्लोजर ऑफ द ट्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूरिनरी रिटेंशन में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो पहले हमें देखने को मिलेगा रिड्यूस्ड यूरिनरी आउटपुट। क्या देखने को मिलेगा, रिड्यूस्ड यूरिनरी आउटपुट, मतलब जो यूरिन है उसका फ्लो कम है और रिटेंशन ज्यादा है, मतलब स्टोरेज ज्यादा हो रहा है इनटू द ब्लैडर। ठीक है, टोटल इनएबिलिटी टू यूरिनेट। टोटल इनएबिलिटी टू यूरिनेट का मतलब है कि आप स्ट्रीम को स्टार्ट करने में आपको मींस वॉइड करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, पेन होगा। ठीक है, आप इनेबल हो जाओगे और रिटेंशन हमें देखने को मिलेगा। डिस्टेंडेड ब्लैडर, ऑफ कोर्स जब इकट्ठा हो रहा है यूरिन आपके ब्लैडर के अंदर तो ब्लैडर का जो साइज है वो डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें फिल्ड अप है यूरिन। लोअर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑफ कोर्स ब्लैडर आपके लोअर एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है तो वहां पे हमें डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज, अब कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे, मतलब कैसे हम इसका जांच करेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे। तो पहला है कि हम हिस्ट्री मतलब पेशेंट या जो भी क्लाइंट आपके पास इस कंडीशन को लेके आ रहा है, मुझसे उसकी हिस्ट्री लेंगे, क्या कंप्लेंट्स हैं उसकी, ठीक है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो देखेंगे, तो उसके हिसाब से हम फिर मींस एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि यूरिनरी रिटेंशन है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स टू फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम मेनली डिस्टेंशन देखेंगे, पर्सन का जो वॉइडिंग है फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाएगा, यूरिनेशन नहीं हो रहा होगा, पेन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन या ब्लैडर डिस्टेंशन हमें देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे।
देन यूरिन सैंपल एनालिसिस करेंगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई इन्फेक्शन की वजह से हो, ठीक है, इस आपका स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन या आपके स्टोन्स की वजह से हो या अदर कोई कॉज हो, तो वो हम सैंपलिंग जब करेंगे यूरिन का और उसका एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम इजिली पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लैडर स्कैन, ऑफ कोर्स अल्ट्रासाउंड जो आपका यूएसजी होता है हम उससे पता कर सकते हैं, ब्लैडर का स्कैनिंग कर सकते हैं, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि यूरिन रिटेन्ड है या नहीं, मतलब फिल ऑफ यूरिन, जो ब्लैडर उसमें यूरिन का रिटेंशन है या नहीं, ठीक है। अच्छा, पीवीआर इसमें एक मेजर टर्म होता है जो हम चेक करते हैं ड्यूरिंग द अल्ट्रासाउंड, दैट इज पोस्ट वॉइड रेसिड्यूल। अब पोस्ट वॉइड रेसिड्यूल क्या होता है? वॉइड करने के बाद, मतलब अब नॉर्मल पर्सन अगर वॉइड करता है मतलब यूरिनेट करता है तो उसका ब्लैडर क्या होता है? एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। आप नॉर्मली यूरिनेट ब्लैडर एम्प्टी होगा, लेकिन जहां पे रिटेंशन होगा हम पोस्ट वॉइड रेसिड्यूल में देखते हैं कि जब वो यूरिनेट कर रहा है तो वहां फिर भी ब्लैडर के अंदर यूरिन अभी भी है, प्रेजेंट है, मतलब वो फुल्ली तरीके से एम्प्टी नहीं हो पाया है ब्लैडर, ये हम देखते हैं, ठीक है, पोस्ट वॉइड रेसिड्यूल जो हमें यूएसजी में देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज सिस्टोस्कोपी, जो हम सिस्टोसील या रेक्टोसील पता करने के लिए करते हैं। देन नेक्स्ट इज एक्सरे या सीटी स्कैन, इनमें हम आराम से देख सकते हैं कि यूरिन रिटेन्ड है या नहीं। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की, तो पहला है आपका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में, दैट इज कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन आपका एक प्रोसेस है और एक प्रॉपर प्रोसीजर है, जो एक अलग से टॉपिक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए कि यूरिनरी रिटेंशन को रिलीव करने के लिए हम कैथेटराइजेशन करते हैं। क्या होता है? इंसर्शन ऑफ यूरिनरी कैथेटर थ्रू यूरेथ्रा टू ड्रेन ब्लैडर एंड रिलीव रिटेंशन। इसमें हम एक नॉर्मल मींस एक टर्म्स में मैं आपको समझा दूं कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन में हम क्या करते हैं, ये आपका यूरेथ्रा है और ये आपका ब्लैडर है, ठीक है, ये ब्लैडर हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया। इसमें क्या करते हैं हम, एक यूरिनरी कैथेटर, एक रबर बेस्ड कैथेटर होता है यूरिनरी, उसको हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद उस ट्यूब के अंदर प्रॉपरली ओपनिंग्स होती हैं, तो उसकी वजह से जो उसके अंदर का जो भी लाइक होता है ना कि यहाँ पे जो भी यूरिनरी रिटेंशन हो रखा है वो यूरिन इजिली उस ट्यूब के थ्रू पास आउट हो जाता है और पर्सन को रिटेंशन से रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। ये एक आपका एक अलग से टॉपिक है, इसी चैप्टर में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें मेनली हम कैथेटराइजेशन करते हैं ताकि हम पर्सन का जो भी यूरिन कलेक्टेड है उसको बाहर ड्रेन आउट कर सके विद द हेल्प ऑफ कैथेटर, ठीक है। ये आपका एक इनिशियल और इमीडिएट ट्रीटमेंट है, मतलब आप इजीली इसको कर सकते हो और इनिशियल यही करते हैं ताकि सबसे पहले हमारा क्या होता है कि ड्रेन आउट करो, उसको रिलीव करो, ठीक है। देन बट कांट बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म। इसमें क्या है कि हम लंबे समय तक के लिए इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर बॉडी में इंसर्ट करके रखते हो तो उससे इन्फेक्शन और अदर कंडीशन अराइज होने के चांसेस हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म यूज के लिए नहीं होता है। देन नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं सर्जरी, ठीक है, जैसे लाइक हमने सिस्टोसील है, रेक्टोसील है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, ये सारी चीजें हैं, तो वहां पे हम सीधे सर्जरी पर जाते हैं ताकि रिटेंशन की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम रिड्यूस कर सकें, ठीक है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का हम सर्जरी करते हैं, सिस्टोसील या रेक्टोसील का सर्जरी करते हैं जिसमें हम जो ड्रूप्ड वॉल है उसको लिफ्ट करते हैं ताकि जो रिटेंशन है वो इजिली सॉल्व आउट हो सके। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर यूरेथ्रल स्ट्रिचर है तो वहां पे हम करेंगे डायलेशन ऑफ यूरेथ्रा बाय वाइड ट्यूब इंसर्शन इन यूरेथ्रा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी यूरेथ्रा होती है, जो आपकी यूरेथ्रा उसमें क्या करेंगे, एक वाइड ट्यूब ऐसे हम इंसर्ट करते हैं, तो जो वहां पे स्वेलिंग और ये सब होती है उससे क्या होता है वो डायलेट हो जाती है, मतलब ओपनिंग जो नैरो हो गई थी वो खुल जाती है, डायलेट हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि इजीली फिर यूरिन का जो पासेज है वो होता है, ठीक है, क्लियर पासेज हो जाता है। अगर स्ट्रिचर है तो उसमें अलग अलग और मैनेजमेंट है, दैट इज आपका कि हम इन्फ्लेट स्मॉल बलून एट द एंड ऑफ कैथेटर, मतलब हम कैथेटर के जो भी कैथेटर हम इंसर्ट कर रहे हैं उसमें स्मॉल बलून भी हम इन्फ्लेट करते हैं ताकि जो आपकी जो यूरेथ्रल वॉल है वो इजीली डायलेट हो सके, ठीक है।
उसको हम बड़ा करने, ओपनिंग खोलने की कोशिश करते हैं। या फिर हम कर सकते हैं यूरेथ्रोटॉमी, जिसमें हम रिपेयर करते हैं स्ट्रिचर को। यूरेथ्रोटॉमी में क्या करते हैं, जो भी बॉल के अंदर ये सारी इन्फ्लेमेशन या फिर स्ट्रिचर नैरोइंग जो प्रेजेंट है, उसको हम यूरेथ्रोटॉमी के थ्रू इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो पासेज जो आपका इजिली क्लियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगर हम क्या करते हैं इसी ये स्ट्रिचर में, तो हम एक करते हैं एडिशनल प्रोसीजर, दैट इज प्लेसमेंट ऑफ मेश ट्यूब या फिर स्टेंट टू ओपन द पैसेज। एक कोई स्टेंट हम प्लेस कर देते हैं जिससे पैसेज ओपन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी अगर रिटेंशन है, अगर हम उसका ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबली नहीं करते हैं तो यूटीआई होने के चांसेस है। यूटीआई इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक यूरिन स्टोर है ब्लैडर में, और उससे क्या होता है, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ आपका होने लगता है। लॉन्ग यूरिन कलेक्शन इनटू द ब्लैडर कॉज ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, ब्लैडर को डैमेज पहुंचता है, क्यों, क्योंकि लंबे समय तक ब्लैडर स्ट्रेस्ड है, यूरिन का कलेक्शन हो रखा है, तो उससे क्या होगा, जो मसल है वो डैमेज होगी और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन था वो डिक्रीज हो जाएगा या फिर इनेबल हो जाएगा। ठीक है, देन सीकेडी, एकदम सीवियर कंडीशन में सीकेडी होने के चांसेस है, दैट इज क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्यों, क्योंकि जब फिल हो जाएगा पूरी तरीके से ब्लैडर, तो यूरिन वापस किडनी में जाने लगेगा, और किडनी में जब वापस जाएगा तो किडनी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग, नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो हमें क्या करना है, रिकॉर्ड पेशेंट काउंट ऑफ वॉइडिंग। वॉइडिंग मतलब कितने टाइम वो कितनी बार वो यूरिनेट कर रहा है, उसको उसका काउंट हमें रिकॉर्ड करना है। इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करके रखना है। ठीक है, प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है। अमाउंट ऑफ वॉइड, कितना वॉइड कर रहा है, कितना यूरिन वॉइड कर रहा है या कितना फ्लूइड वो इनटेक कर रहा है, ये सारी चीजें आपको मेंटेन करके रखनी है, देखनी है, रिकॉर्ड करनी है। वाइटल साइंस रिकॉर्ड करने हैं, या कोई भी इन्फेक्शन साइन है तो भी वो आपको देखना है। फूड और फ्लूइड जो हाई इन पोटेशियम, सोडियम या प्रोटीन है, उसको क्या करना है, हमें रेस्ट्रिक्ट करना है। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं डैमेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पेशेंट का जो फ्लूइड इनटेक है इंक्रीज करना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पहले से यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, मतलब पहले से यूरिन जमा है और उसमें हम कहना है कि फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है, मतलब और कलेक्शन होगा, तो ये हम क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली इसका जो मींस जो सॉल्यूशन है, दैट इज कि जब रिटेंशन होता है और जब हम कैथेटराइजेशन कर रहे हैं या हम रिटेंशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो रिटेंशन हम इजीली तो करा रहे हैं, रिटेंशन को तो हम सॉल्व कर रहे हैं, यूरिन का हम जो भी आपका रिटेंशन में जो यूरिन कलेक्ट हुआ था उसको तो हम इजीली ड्रेन आउट कर दे रहे हैं, लेकिन फ्लूइड का हमें जो कंजप्शन है वो इसलिए इंक्रीज करना पड़ता है ताकि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ ना हो, यूरिन का फॉर्मेशन होता रहे, ठीक है, ऑन द रेगुलर बेसिस, और इजिली फ्लो आउट होता रहे। मतलब आप कह सकते हो कि जो ब्लैडर है उसमें प्रॉपरली उसका मैकेनिज्म बना रहे, मतलब उसके मैकेनिज्म में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट होना चाहिए, मतलब उसमें यूरिन का फ्लो मींस होता रहे, तो उससे क्या होता है कि आपका बैक्टीरियल ग्रोथ या यूटीआई के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए फ्लूइड इनटेक हमें बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ताकि प्रॉपरली यूरिन का फ्लो बढ़ता रहे। और दूसरा इसमें मेजर होता है कि हम ये जब फ्लूइड इंक्रीज हम करते हैं, इनटेक इंक्रीज करते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि यूरिन का रिटेंशन हो रहा है या नहीं, या इजिली फ्लो आउट हो जा रहा है। क्योंकि अगर हम इंक्रीज करेंगे तो पता चल पाएगा कि अच्छा फिर से कलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फिर से कलेक्शन नहीं हो रहा तो मतलब रिटेंशन नहीं हो रहा है, फिर से अगर हो रहा है कलेक्शन मतलब रिटेंशन हो रहा है, और वो तभी हमें पता चलेगा जब हम फ्लूइड का इनटेक इंक्रीज करेंगे। ठीक है, देन एंकरेज पेशेंट फॉर आपका फ्रीक्वेंट वॉइडिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंट वॉइडिंग के लिए भी एंकरेज करें, क्यों, ताकि जो भी यूरिन है वो इजिली पास आउट होता रहे और कोई भी इन्फेक्शन या यूटीआई के चांसेस ना हो। अप्लाई आपका वाल्सवा मैनुअर एंड क्रीड्स मैनुअर, ये दो मैनुअर होते हैं जो हम पेशेंट को एंकरेज करते हैं अप्लाई करने के लिए। वाल्सवा मैनुअर में क्या होता है, जैसे आप प्रेशर लगाते हो, ब्रीदिंग को स्टॉप करके आप प्रेशर लगाते हो अपने एब्डोमिनल एरिया पे, आप लोअर रीजन पे, टू वॉइड या टू पास आउट स्टूल, जब आप स्टूल पास करने के लिए या वॉइड करने के लिए जो प्रेशर लगाते हो, दैट इज वाल्सवा मैनुअर। ठीक है, क्रीड्स मैनुअर में क्या होता है कि आपको अलग अलग पोजीशनिंग बताई जाती है कि आप इजीली यूरिन को पास आउट कर सके। ठीक है,
ये होता है आपका मैनूवर जो हम इसमें अप्लाई करते हैं यूरिनरी रिटेंशन में। सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिनरी रिटेंशन। नेक्स्ट जो आपका है वो हम उस पर बढ़ते हैं, दैट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब रिटेंशन में क्या हो रहा था कि यूरिन कलेक्ट हो रहा था, लेकिन इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, यूरिन का फ्लो इनवॉलेंट्री कंडीशन में बहता रहता है। मींस आप कह सकते हो कि फ्लोर आपका रेगुलर बेसिस पे रहता है, ड्रेन होता रहता है, यूरिन का स्टोरेज हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, बात करते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, तो वो क्या है आपका, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज अनइंटेंशनल लॉस ऑफ यूरिन। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है आपका, अनइंटेंशनल लॉस ऑफ यूरिन, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है और यूरिन का लॉस हो जा रहा है। ठीक है, यूरिन इजिली पास आउट हो जा रहा है और विदाउट हमारे कंट्रोल में। ठीक है, inability to hold urine in the bladder due to loss of voluntary control over urinary sphincter। मतलब जैसे होता है ना कि जब आपको यूरिनरी अर्ज आती है तो आप उसको रोक सकते हो, आपके कंट्रोल में है कि आप उसको थोड़ी देर रोक सकते हो, लेकिन इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है और आप उसको रोक नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि जो आपके स्फिंक्टर हैं, ठीक है, स्फिंक्टर में या फिर आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनकी फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी आती है, जिसकी वजह से यूरिन को होल्ड कर पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है और उसकी वजह से इनवॉलेंट्री आपका लॉस ऑफ यूरिन या अनइंटेंशनल लॉस ऑफ यूरिन देखने को मिलता है, दैट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रिजल्टिंग इन इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरिन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में, तो क्या है रिस्क फैक्टर, मतलब कौन से फैक्टर हैं जो इनकॉन्टिनेंस में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर जिनकी वजह से इनकॉन्टिनेंस होता है। ठीक है, क्योंकि इनकॉन्टिनेंस का कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, इसीलिए कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस हो सकते हैं। बात करते हैं, पहला है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में मेनली आपका फैमिली हिस्ट्री हो या कोई हेरिडेटरी फैक्टर हो। ठीक है, कोई हिस्ट्री हो फैमिली की या कोई हेरिडेटरी आपके जेनेटिकल आपके जेनेटिक्स में कोई ऐसी हिस्ट्री हो जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस हो रहा हो। ठीक है, कोई आपका एनाटॉमिकल आपका एबनॉर्मेलिटी हो, जैसे आपका कोई फिस्टुला प्रेजेंट हो, कोई डिफेक्ट हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो फ्लो ऑफ यूरिन है वो कंट्रोल में नहीं है और इजीली फ्लो हो जा रहा है। ठीक है, किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, या फिर न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज में मतलब कैसे कि कोई जैसे आपका स्पाइना बाइफिडा, इंजरीज, ट्रॉमा, हेमोरेजेस या पार्किंसंस डिजीज ऐसी जैसी कंडीशंस में आपको जो यूरिनरी आपका वॉलेंट्री कंट्रोल था उसकी वजह से उसके ऊपर आपका लॉस मींस आप कंट्रोल आपका लॉस हो जा रहा है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे और यूरिन इजीली फ्लो हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रमोटिंग फैक्टर्स। तो प्रमोटिंग फैक्टर में क्या है आपका एज, जैसे आप देखते हो बच्चों में कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, बहुत छोटे बच्चों में आप देखते हो, आप ओल्ड एज मतलब जो आपके एल्डरली पीपल हैं, ठीक है, उनमें आप देखते हो कि उनसे भी कंट्रोल नहीं होता क्योंकि वो एज पे डिपेंड करता है, उनसे वो कंट्रोल उनका वॉलेंट्री कंट्रोल क्या होता है वो लूज होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, देन कॉर्मोबिडिटीज़ मतलब किसी भी काइंड ऑफ आपका हेल्थ कंडीशन प्रेजेंट है, रीनल हो गया, आपका डायबिटिक हो गया, आपका कार्डियोवेस्कुलर लंग कंडीशन ऐसी कोई कंडीशन है तो, ओबिसिटी की वजह से हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन है तो हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन से क्यों? क्योंकि वो प्रेशराइज करता है आपके ब्लैडर और आपके यूरेथ्रल रीजन पर। ऑक्यूपेशनल या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कोई आप ऐसी ही कर रहे हो जिसकी वजह से आपका कंट्रोल लूज हो रहा है। लंग, हार्ट, किडनी डिजीजेज हो, यूटीआई का कंडीशन हो, यूटीआई में भी यही होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें आपका वॉलेंट्री कंट्रोल लूज हो जाता है। या सर्टेन काइंड ऑफ मेडिसिन हो, कोई भी ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जिसमें आपका जो अर्ज है वो इंक्रीज हो जा रहा है और आपका कंट्रोल लूज हो रहा है। ठीक है, ओबीजी फैक्टर मतलब ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल फैक्टर, उसमें क्या है जैसे आपका प्रेगनेंसी में आप देखते हो ये नॉर्मल है। ठीक है, प्रेगनेंसी में आपका जो बेबी का वेट होता है वो आपके प्रेशराइज करता है ब्लैडर पर, जिसकी वजह से जो यूरिन का फ्लो है वो ईजिली बढ़ जाता है और आपके कंट्रोल में नहीं रहता है ड्यू टू प्रेशर ऑन दी ब्लैडर। चाइल्ड बर्थ, ठीक है, पेल्विक सर्जरी कोई हुई हो या फिर कोई गायनेकोलॉजिकल कंडीशन हो। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, मतलब इनकॉन्टिनेंस के 3 टाइप हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है आपका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन विथ एक्सर्शन सच एज कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग। मतलब क्या होता है स्ट्रेस वाले में किसी काइंड ऑफ स्ट्रेस आपका मतलब आ रहा है, उसकी वजह से आपका यूरिन फ्लो आउट हो जा रहा है। मतलब जब आप कफ कर रहे हो, हंस रहे हो,
स्नीज कर रहे हो तो अचानक से यूरिन फ्लो कर जा रहा है, ठीक है, लीक कर जा रहा है, दैट इज स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसमें क्या होता है कि इनवॉलेंट्री लीकेज होता है यूरिन का ड्यूरिंग कफिंग, लाफिंग, स्नीजिंग या अदर कोई ऐसी स्ट्रेसफुल जो आपकी एक्टिविटी हो उसमें, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपका जो ब्लैडर है उस पर प्रेशर बन रहा है, आपके स्पिंक्टर का जो फंक्शन है वो पुअर है, या आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो पुअर हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और ड्यू टू एनी स्ट्रेस वो इजीली यूरिन को फ्लो या लीक होने दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है? इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन होता है, लेकिन इमीडिएटली होता है जैसे ही अर्ज आता है आपका यूरिनेट करने का। मतलब जब आपको यूरिनेट करना हो तो एक अर्ज क्रिएट होती है ना कि हाँ मुझे यूरिनेट करना है, मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या होगा? वो अर्ज नहीं बनती है, अचानक से आपको अर्ज आएगी और यूरिन जो है आपका लीक हो जाएगा, ठीक है, उसमें होता है अर्ज। मतलब तुरंत ही अर्ज बनी और तुरंत ही लीक कर गया यूरिन, दैट इज अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसको हम बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। मतलब ब्लैडर के अंदर यूरिन आया, तुरंत अर्ज बनी और तुरंत ही यूरिन लीक कर गया। ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टे नहीं करता है, ठीक है। जब यूरिन स्टे नहीं करता है इसीलिए अर्ज भी क्रिएट नहीं होती है। मतलब आपको जैसे नॉर्मल कंडीशन में अर्ज क्रिएट होती है ना, तो हाँ आपको होता है कि आप कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। लेकिन अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। यूरिन तुरंत ब्लैडर में फिलअप होता है और तुरंत ही लीक कर जाता है और आपको बस ऐसा लगता है कि हाँ मुझे वॉशरूम जाना है और वो हो गया, ठीक है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। Involuntary leakage of urine immediately preceded by strong urge to urinate, also called as आपका overactive bladder. There is no build-up of desire to urine, मतलब आपकी desire नहीं बनती है। It can be psychologically associated. Psychologically associated मतलब इसका बेस्ट एग्जाम्पल दूँ मैं, जैसे बच्चे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को जैसे आप मम्मियाँ क्या करती है, आवाज़ करती है ना करके, तो जैसे ही वो आवाज़ सुने वो तुरंत उनको यूरिनेशन का या वॉइड करने का अर्ज क्रिएट होता है। तो साइकोलॉजिकली ही है ना, जैसे वो सुन रहे हैं वैसे उनको अर्ज हो रहा है, ठीक है। तो वही है कि अगर आपका साइकोलॉजिकल कनेक्शन है किसी चीज़ से और अगर आप वो चीज़ें हो रही है तो आप इजीली इनकॉन्टिनेंस को फील करते हो, ठीक है। देन थर्ड इज मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है? आपका इनवॉलेंट्री लीकेज हो जाता है यूरिन का, लेकिन एक्सर्शन और अर्जेंसी दोनों मिक्स होती है। मतलब कोई प्रेशर भी है, कोई स्ट्रेस भी पड़ रहा है, मतलब आप कफिंग कर रहे हो और अर्ज के साथ साथ इनकॉन्टिनेंस भी हो गया है, मतलब ऐसा होता है। मतलब आपको अर्ज आई है, प्रेशर है और अचानक से कोई स्ट्रेस पड़ा और इनकॉन्टिनेंस हो गया, दैट इज मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। मिक्स ऑफ अर्ज एंड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्पिंक्टर आर अंडर एक्टिव। इसमें ये क्यों होता है? क्योंकि जो आपके स्पिंक्टर हैं वो आपका पुअरली फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनसे काम नहीं हो पा रहा है, वो नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कैसे डायग्नोस होगा। पहला आपका हिस्ट्री कलेक्शन, मतलब जो भी क्लाइंट आप आ रहा है उससे आपकी हिस्ट्री कलेक्ट करोगे, कब से है, क्या है, कि क्या कंप्लेंट है, ये सारी चीज़ें। कुछ चीफ कंप्लेंट होंगी, जैसे किस टाइप का इनकॉन्टिनेंस हो रहा है उनको, क्या सीवियरिटी है और कितनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितना सीवियर और कितनी बार हो रहा है, क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स है उसके साथ, कोई फीवर है या अदर कहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन है या नहीं, ठीक है। देन कोई मेडिकल हिस्ट्री है, मतलब कोई रीनल डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, अदर कोई हिस्ट्री हो तो आप देखोगे। देन हिस्ट्री ऑफ एनी मेडिकेशन, या वो कोई किसी हिसाब की मेडिकेशन पर हो, ये लाइक डायबिटीज़ की मेडिकेशन हो सकती है या अदर कोई भी मेडिकेशन, किसी भी डिजीज़ कंडीशन की मेडिसिन हो सकती हैं, ठीक है। देन जेनाइटो यूरिनरी हिस्ट्री, मतलब किसी कोई एनाटॉमिकल आपका मीन्स डिफॉर्मिटी हो, जैसे हमने बात करी, ठीक है, कोई डिफेक्ट हो, ये सारी चीज़ें देखते हैं। देन सोशल हिस्ट्री, जैसे हमने बात करी कि साइकोलॉजिकली भी एसोसिएटेड होता है ये, तो कोई सोशल हिस्ट्री हो, ठीक है। देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन पे बढ़ते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में मेनली क्या देखते हैं? मेंटल स्टेटस, ताकि हम ये पता कर पाए कि कोई साइकोलॉजिकल एसोसिएशन तो नहीं है। देन मोबिलिटी भी इम्पैक्ट करती है आपके इनकॉन्टिनेंस को, ठीक है। आप लंबे टाइम से मोबाइल नहीं हो, मतलब आप चल फिर मूवमेंट पे नहीं हो, तो इनकॉन्टिनेंस होने के चांसेस हैं। देन एडिमा से हमें क्या रिफ्लेक्ट होता है? आपका रीनल डिजीजेस, ठीक है। देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं कि कोई कंडीशन तो नहीं प्रेजेंट है।
देन पेल्विक एंड रेक्टल एग्जामिनेशन हम करते हैं, जिसमें हम आपका मेनली स्किन का कंडीशन देखते हैं पेल्विक एंड रेक्टल एरिया पर कि ड्राइनेस है, मॉइस्ट है या रेडनेस है, स्वेलिंग है, क्या है, ठीक है। एट्रोपिक चेंजेस देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है। पेल्विक प्रोलैप्स तो नहीं हो रखता है, मतलब जैसे हमने सिस्टोसील, रेक्टोसील इन सब के बारे में बात करी, फिस्टुलाज हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी, या कोई प्रोलैप्स प्रेजेंट है पेल्विक एरिया में, ठीक है। पेल्विक मसल की टोन देखते हैं हम, ठीक है। देन रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं फॉर दी जैसे हम सिस्टोस्कोपी और इन सब को यूज़ करने के लिए कि स्पिंक्टर का फंक्शन कैसा है, ठीक है। देन वॉइडिंग हिस्ट्री हम पूछते हैं, जो कि हम पोस्ट वॉइड रेसिडुअल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। देन यूरिन एनालिसिस एंड कल्चर करते हैं, कोई इन्फेक्शन पता करने के लिए। यूरोडायनेमिक्स चेक करते हैं, आपका यूरोफ्लोमेट्री चेक करते हैं, एंड देन सिस्टोस्कोपी, ठीक है। ये सारे हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट दी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब बात करूँ ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की, तो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में क्या होता है आपका मेनली ब्लैडर ट्रेनिंग हम देते हैं। ब्लैडर ट्रेनिंग में क्या होता है, हम पर्सन या जो भी आप पेशेंट या क्लाइंट उनको हम बताते हैं कि आप कैसे अर्ज को क्रिएट कर सकते हो, कैसे यूरिन को होल्ड कर सकते हो, कैसे इनवॉलेंट्री सिचुएशन को वॉलेंट्री में चेंज कर सकते हो। मतलब कुछ थेरेपीज़ होती हैं, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें हम पेशेंट को बताते हैं कि कैसे हम यूरिन को होल्ड कर सकते हैं और कैसे अर्ज को डीले कर सकते हैं। मतलब अर्ज आई, आपको तुरंत नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, ताकि आपका जो मसल है वो स्ट्रेंथन हो और आप इजीली उसको कंट्रोल कर पाओ, ठीक है। देन फ्लूइड एंड डाइट मैनेजमेंट में मेनली हमको कैफीन, अल्कोहल एंड एसिडिक फूड को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ये यूरिन के फ्लो को बढ़ाते हैं। पहले से इनकॉन्टिनेंस हो रखा है और अगर हम इनका इनटेक करने देंगे तो और इनकॉन्टिनेंस बढ़ जाएगा, प्रिवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम अवॉइड कराएंगे। देन पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज हम उनको बताएंगे, दैट इज कीगल एक्सरसाइज। तो इसमें क्या होता है, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो इनकॉन्टिनेंस का कंडीशन है वो डिक्रीज होगा। देन नेक्स्ट इज ब्लैडर नेक सस्पेंशन एंड आर्टिफिशियल यूरिनरी स्पिंक्टर सर्जरी। 2 टाइप की सर्जरी होती है जो इनकॉन्टिनेंस में की जाती है टू ट्रीट आउट द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अच्छा, कुछ मेडिसिन इसमें हम चलाते हैं मेनली, जैसे आपका हो गया ऑक्सीब्यूटाइन, ठीक है। देन आपका टोलेरिडाइन, जो आपके मेजरली चलते हैं आपके यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में, ठीक है, ताकि हम उनको ट्रीट कर सकें या फिर उनकी फंक्शनिंग को रोक सकें। देन ट्रॉपिकल एस्ट्रोजन, अगर किसी भी काइंड ऑफ आपका जेनाइटो यूरिनरी कंडीशन कोई प्रेजेंट है तो वहाँ पे टू रिपेयर द आपका टिश्यू, जो भी टिश्यूज़ जैसे अफेक्ट हुए, इन्फेक्शन हो गया या कोई अदर कंडीशन की वजह से, उसको रिपेयर करने के लिए हम ट्रॉपिकल एस्ट्रोजन देते हैं। फीमेल इन फीमेल्स में होता है ये, ठीक है, वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। देन नेक्स्ट इज आपका इमिप्रामाइन, जो आपके यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट टू मीन्स आपका जो अर्ज है उसको डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। देन ड्यूलोजिक्टाइन में आपका स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस स्पेसिफिकली चलती है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में मेनली, ताकि जो इनकॉन्टिनेंस का जो फ्रीक्वेंसी है या आप कह सकते हो सीवियरिटी, उसको डिक्रीज करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें क्या कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें हम मेजरली यूरिनरी एलिमिनेशन को असेस करते हैं, उसके पैटर्न को असेस करते हैं। देन यूरिन के वॉल्यूम को, ओडर को, कलर को एंड एडिक्वेसी को हम भी उसको भी असेस करते हैं, ताकि किसी भी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, कोई कंडीशन को हम इजीली डायग्नोज कर पाएँ। देन नेक्स्ट इज एनकरेज करते हैं पेशेंट को कीगल एक्सरसाइजेस के लिए, ठीक है। देन डाइट एंड फ्लूइड इनटेक के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि आपका यूरिन का फ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम उनको एजुकेट करेंगे एंड इंस्ट्रक्ट करेंगे। कैथेटराइज करेंगे अगर कोई सीवियर इनकॉन्टिनेंस कंडीशन है। क्यों? क्योंकि अगर कैथेटराइज नहीं करेंगे तो पर्सन को कह सकते हो कि एंग्जाइटी फेस करनी पड़ सकती है, शेम फेस करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप सोशली वो क्या आइसोलेट हो जाएगा ना, क्योंकि आप सोशली ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो उसको हम कैथेटराइज करेंगे ताकि वो ईज हो जाए उस चीज़ पर। देन नेक्स्ट इज ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए भी हम कैथेटराइज करते हैं, ठीक है, ताकि इनकॉन्टिनेंस का जो कंडीशन है वो हम रेगुलेट कर पाएँ। नेक्स्ट इज अवॉइड कंजप्शन ऑफ डायूरेटिक्स। क्यों? क्योंकि वो फ्लूइड का जो फ्लो है
आपका यूरिनरी फ्लो है जो इंक्रीज करता है। इस वजह से डायूरेटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंटी हिस्टामिन्स जो मेडिकेशंस, सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं उनको हम अवॉइड करेंगे बिकॉज दे इंक्रीज द यूरिनरी फ्लो। ठीक है। देन नेक्स्ट सेम ऑल्सो एल्कोहल, कैफीन एंड एसिडिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका भी हम कंजप्शन डिक्रीज कर देंगे या अवॉइड कर देंगे ताकि जो इनकॉन्टिनेंस का जो फ्लो है वो हम रेगुलेट कर पाएँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका हो गया ऑल्टरेशन इन यूरिनरी एलिमिनेशन, और इसमें एक मेजर टॉपिक है कैथेटराइजेशन, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।